हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमरैंकर। मैं डॉक्टर नेहा कैमरैंकर पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। सिंपली अगर आपको थ्योरी पता है तो विद इन सेकेंड्स आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस लेक्चर में नीट के और जी के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं या जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे इसमें कवर किए हुए हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब इन्वायरमेंट को बचाना, हमारी पृथ्वी को बचाना अब मेजर कंसर्न हो गया है। क्योंकि जितना भी इन्वेंशन हुआ है, कहते हैं ना कि द वर्ल्ड हैज अचीव्ड ब्रिलियंस विदाउट विजडम। मतलब दुनिया ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन उन तरक्की में जो उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं उसके जो साइड इफेक्ट निकले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, मतलब हमारा जो नेचर है, वो बहुत ही बैडली इफेक्ट हुआ है। तो उस वही स्टडी आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे कि किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन क्रिएट हुए और क्या क्या कारण हैं जिससे पोल्यूशन होता है और आप उनको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसमें आप क्या स्टडी करेंगे? इट डील्स विद द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल इंटर रिलेशन विद द सराउंडिंग। मतलब हमारे सराउंडिंग के साथ जितना भी सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे आप स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी में। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में। अब देखिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑरिजिन। मतलब जो ये चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनका ऑरिजिन क्या है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, किस टाइप से रिएक्शन करके हार्मफुल पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वो सारा आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें दो कैटेगरी देखी जाएंगी, पहला इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंज हो रहे हो जो चेंज नहीं होने चाहिए, सम अनडिजायरेबल चेंजेस, मतलब मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन लेवल इतना होना चाहिए उतना नहीं है, एयर क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए बल्कि बहुत ही बैड एयर क्वालिटी होती चली जा रही है कि लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसे चेंजेस जो इन्वायरमेंट में नहीं होने चाहिए थे फिर भी वो हो रहे हैं, मतलब जो प्लांट्स पे, ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे साइड इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो सारे आएंगे आपके पोल्यूशन की कैटेगरी में, वो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, नाउ अब ये पोल्यूशन होता किससे है? कोई ना कोई सब्सटेंस तो होंगे जो ये पोल्यूशन कर रहे हैं। इन सब्सटेंस को बोलते हैं पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। ठीक है, अब ये पोल्यूटेंट क्या है? ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके पोल्यूटेंट जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये पोल्यूटेंट्स हो सकता है कि मैन मेड हो, मतलब हमारे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उनके साइड इफेक्ट से निकले हो, या फिर कुछ नेचुरली भी हो सकते हैं कि कुछ नेचुरल हैपनिंग वगैरह हो रही हो। जैसे जो ये ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो उस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो सराउंडिंग को पॉल्यूटेड करती हैं, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना हो गया। ठीक है, और उसके अलावा जो इन्वेंशन से होते हैं वो मैन मेड या फिर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो पॉल्यूटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं वो हो गया। तो देखिए, हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में क्या देखा कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस जो नहीं होने चाहिए थे उसके बाद भी अगर हो रहे हैं, मतलब अनडिजायरेबल चेंजेस, तो वो हो जाएंगे आपके पोल्यूशन की कैटेगरी में। अब ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे होंगे? कुछ ऐसे सब्सटेंस जो ये चेंजेस मतलब पोल्यूशन कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे पोल्यूटेंट। ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं, ये मैन मेड हो सकते हैं या फिर नेचुरल फिनोमेना भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये जो पोल्यूटेंट जो हैं, जो सब्सटेंस है, इनकी दो कैटेगरी हो सकती है। पहली तो ये सेल्फ डिग्रेडेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब अपने आप ही ये बायोडिग्रेड कर जाएं। जैसे कि जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, मतलब जो हम सब्जियां वगैरह वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा जो वेजिटेबल वेस्ट बचता है, अगर हम उनको वैसे भी अगर फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, धीमे धीमे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बायोडिग्रेड हो जाते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो उसको बायोडिग्रेडेट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कोई वेस्ट नहीं मिलेगा, वो एक टाइम से पूरा ख़त्म हो चुका होता है। तो ये हो गया आपका क्या, जैसे वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, फ्रूट वेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें अब तो इनका यूज किए जाने लगा है। जो भी सब्जियां फलों से जो वेस्ट वगैरह निकलता है ना, उनसे जो कुकिंग गैस है, नेचुरल गैस जो है, उसे बनाया जाने लगा है जिससे कि उसका यूज किया जा सके। ठीक है,
क्योंकि जब ये वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जब ये निकलता है ना, तो ये धीमे धीमे बायोडिग्रेड होके क्या होता है, इनसे मीथेन गैस निकलने लग जाती है। तो अब उस चीज़ का यूज कहीं ना कहीं किया जाने लगा है। ठीक है। नाउ दूसरे टाइप का जो पॉल्यूटेंट होंगे वो होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिनको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता है, वो बहुत स्लोली डिग्रेड होते हैं, मतलब इतना स्लोली कि सदियों लग जाएंगी उसको ख़त्म होने में। जिनका एग्जाम्पल क्या है आपका डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डीडीटी का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीडीटी। ठीक है, ये क्या एक इंसेक्टिसाइड है, इसको आप आगे स्टडी करेंगे। डी फॉर डाईक्लोरो। डाईक्लोरो, ये देखिए दो क्लोरीन है, डाईक्लोरो। फिर दूसरा डी फॉर डाईफिनाइल, ये देखिए दो फिनाइल हैं। ठीक है, तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। नाम समझ में आया? देखिए डी डी टी। डी फॉर डाईक्लोरो, ये देखिए दो क्लोरीन है यहाँ पे। फिर दूसरा डी डाईफिनाइल, और टी फॉर ट्राईक्लोरो, और यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म एक बार आ चुका है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वाली स्लाइड में आपको क्या ध्यान में रखना है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये फुल फॉर्म है। और फॉर्मूला ये थोड़ा मैस हो गया है, फॉर्मूला ये है, देखिए ऐसे आप बना लीजिए। दो कार्बन है, इथेन है, तो एक कार्बन से तीन क्लोरीन लगेंगे और दूसरे वाले से लगेंगी दो पीएच रिंग, जिनके पैरा पोजीशन पे होगा Cl। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीडीटी। ये एक इंसेक्टिसाइड है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। तो ये इंट्रोडक्टरी था, आपकी जो पहली स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसमें जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन क्या होता है, कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, किस वजह से होता है, पल्यूटेंट की वजह से होते हैं। पल्यूटेंट क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल हैपनिंग से भी आ सकते हैं। ठीक है, पल्यूटेंट की दो कैटेगरी देखी, एक बायोडिग्रेडेबल एक डिग्रेडेबल, मतलब एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन डिग्रेडेबल, मतलब एक जो नेचुरल फिनोमेना से ही डिग्रेड हो जाएगा जैसे आपका वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, और दूसरा जो ख़त्म ही नहीं होंगे, ये बहुत ही स्लोली डिग्रेड करेंगे, मतलब सदियां लगेंगी जिनको ख़त्म होने में, जिनमें आपका डीडीटी था। ठीक है, डीडीटी के अलावा हमारा जो प्लास्टिक, जो अभी मेजर कंसर्न चल रहा है, प्लास्टिक को बैन भी कर दिया गया है, वो भी इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पल्यूटेंट है जो पोल्यूशन तो फैला ही रहा है, उसके साथ साथ ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये डिग्रेड होगा ही नहीं अपने आप। अभी क्या हो रहा है ना कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है कि हाँ, जितना प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके कुछ और यूज किया जा सके, उसकी रिसाइकलिंग वगैरह हो गई है। तो धीमे धीमे थोड़ा ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपका प्लास्टिक मटेरियल। फिर उसके बाद क्या है, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, देखिए मरकरी वगैरह कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो बहुत ही हजार्डस होते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझो कि मरकरी इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर हमारी बॉडी में मरकरी गया, थोड़ा सा भी गया, तो वो सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं बॉडी में, उनको रिप्लेस और डिस्टर्ब करने लग जाता है, जिसकी वजह से मतलब डेथ तक हो सकती है। मरकरी तो बहुत ही टॉक्सिक है, उससे तो डेथ हो सकती नहीं है, कन्फर्म ही है। ठीक है, तो हैवी मेटल्स एक टाइप का क्या है, ये भी पल्यूटेंट है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट, जैसे जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होती है, या कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, एक न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट होता है, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो रेडिएट करते रहते हैं, उनकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब ये समझो कि उनको अपना आधा होने में ही सदियों लग जाती हैं। ठीक है, उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया आपका डीडीटी, हो गया आपका प्लास्टिक, हो गया, और उसके बाद हैवी मेटल्स हो गए, और न्यूक्लियर वेस्ट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक बार इन्वायरमेंट में अगर रिलीज कर दिया गया, उसके बाद इनको इन्वायरमेंट से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपने आप डिग्रेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मेजर कंसर्न है, इस वजह से ये क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को धीमे धीमे पोल्यूटेड करते रहते हैं। नाउ
नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखिए, दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, एक आ रहा है इन्वायरमेंट, दूसरा आ रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन है। तो वो पूरा जो एक गैस चैम्बर जो हमारी अर्थ को पूरा घेरे हुए है, जिसकी वजह से ये इसमें लाइफ जो है वो सर्वाइवल हो रहा है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी सुंदर लाइफ है, इतना बढ़िया प्लांट लाइफ है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है पृथ्वी पे, मतलब सुकून से इंसान ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। तो वो एक पूरा का पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है। और उसके अलावा इस पूरे एटमॉस्फेयर का वो लेवल जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मतलब इस पूरे एटमॉस्फेयर का एक लेवल जिसे ट्रोपोस्फेयर बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग वगैरह रह रहे हैं, लाइफ सर्वाइवल ईजिली हो रहा है, वो है आपका इन्वायरमेंट। उसके अलावा भी अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं वो पूरे आएंगे उसके एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो हम लोग इजीली देख लेते हैं क्योंकि हम लोग उसे फील करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर दिल्ली वगैरह में है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सांस ही नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। किसी ट्रैफिक एरिया में चले जाओ तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आप उसको फील कर पा रहे हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी हो रहा है, जैसे कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर जो हमको यूवी लाइट से बचाती है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें होल्स वगैरह देखे गए हैं। तो वो भी क्या हो रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है वो सब आगे देखेंगे, अभी केवल एक इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। पर ये जो स्लाइड है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इससे बहुत क्वेश्चन आया है रिसेंटली जी में, 2021 में भी 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो now the atmosphere that surround the earth is not the sum thickness of all heights। मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हमारी जो सी लेवल से जो अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, वो पूरा आपके एटमॉस्फेरिक में आएंगे। जैसे कि अगर हम सी लेवल से 10 किलोमीटर तक चले जाएं तो वो रीजन आएगा आपका ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद सी लेवल से 50 किलोमीटर तक की अगर आप हाइट पे जाते हैं तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये जो मैं बता रही हूँ सी लेवल से 10 किलोमीटर तक, ये आपका ट्रोपोस्फेयर जिसे हम इन्वायरमेंट भी कह रहे हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है आपका, दिस इज बैंड ऑफ गैसेस डेट इन्वेलप द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमारे अर्थ के सरफेस को एक बहुत ज़्यादा गैसेस का जो बैंड जो इसको एक इन्वेलप की तरह कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो वो है उसका एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन इसका है जैसे कि ओके, क्वेश्चन क्या है कि विच रीजन इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो वो है 10 किलोमीटर तक का रीजन। क्वेश्चन आई थिंक मैंने आगे डाला है, ओके। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एबव द सी लेवल इज कॉल्ड। मतलब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का जो लेवल है, उस लेयर को, एटमॉस्फेयर की उस लेयर को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सी लेवल से अगर आप 10 किलोमीटर तक का देखेंगे तो उसे कहेंगे आप ट्रोपोस्फेयर, जिसमें इन्वायरमेंट है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सी लेवल से अगर आप चले जाएंगे 50 किलोमीटर तक, मतलब इस 10 किलोमीटर से भी ऊपर जाएंगे आप 50 तक, तो हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो आंसर विल बी सी, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये क्वेश्चन 2019 में आया था, वो भी जी में आया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें कोई कैलकुलेशन है, कुछ है। अगर आपको पता होगा कि उस एरिया को क्या कहते हैं तो आप सेकंड्स में इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर देते हैं, पर आपको उन्हें छोड़ना नहीं है। नाउ द रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड वेयर वी लिव रेस्पेक्टिवली आर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें बादल बनते हैं और जिसमें हम लोग रहते हैं, कौन सा है। देखिए हम लोग रहते हैं वो तो क्लियर है आपको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 10 किलोमीटर तक का जो ये ट्रोपोस्फेयर है जिसमें ह्यूमन रहता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर तो क्लियर है, वेयर वी लिव ट्रोपोस्फेयर, ओके। अब जिसमें ह्यूमन रहता है उसी में बादल बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप बादल को बनते हुए देख सकते हैं। लोग बादलों को छू के फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी किस में हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहा है, ठीक है। देखिए ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक का रेंज है। अगर आप
अपना सी लेवल से केदारनाथ का दूरी भी देखेंगे। केदारनाथ एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। उसे बहुत हाइट पे माना जाता है। कहते हैं कि केदारनाथ पे जो जाते हैं वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है और बहुत लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो आपका केवल 3-3.5 किलोमीटर तक है सी लेवल से। तो सोचिए इतना जाने पे जब ऑक्सीजन लेवल इतना कम होने लग जाता है तो ये पूरा का पूरा ट्रॉपोस्फियर तो 10 किलोमीटर तक की रेंज में है, ठीक है। तो इसमें ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी ट्रॉपोस्फियर में ही होता है। तो ये क्या है, इसका आंसर भी आपका सी है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी किसी और शिफ्ट में आया था, जी में ही आया था, 2019 में ही आया था, ठीक है। नाउ उसके बाद देखते हैं अब हम आगे। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरली स्टडीज एज ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर केवल वही नहीं है जो हमें दिख रहा है, क्योंकि ये तो ट्रोपोस्फेयर है जिसे हम इन्वायरमेंट कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर वो पूरा है जिसने हमारी अर्थ को एक गैसेस के चैम्बर से एक लिफाफे की तरह, एक इन्वेलप की तरह कवर कर रखा है जिससे उसमें लाइफ पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में हम देखेंगे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक मतलब वो एरिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पोल्यूशन आएगा जो हमें देखने को मिलता है कि भाई गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे कौन सी गैस निकल रही है, फैक्ट्रीज से CO2 गैस निकल रही है, उसके अलावा जो वेस्ट निकल रहा है वो पानी को ख़राब कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे, वो होगा आपका ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में। और जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हम देखेंगे वो देखा जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है किसमें, स्ट्रेटोस्फेरिक में, उस लेयर में प्रेजेंट है। तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है, देखिए पोल्यूशन से एक दिमाग में आता है कि हाँ अगर हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है मतलब एयर गंदी हो गई है मतलब पोल्यूशन हो गया है। केवल वही पोल्यूशन नहीं है, बहुत टाइप का पोल्यूशन है। हमें पानी जनरली हमको लगता है कि ये पानी क्लीन है, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो पोल्यूटेड होता है। एयर हमको दिख रही होती है कि हाँ क्लीन है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, विजिबिलिटी क्लियर होगी, लेकिन उनमें टॉक्सिसिटी इतनी हैवी होगी कि अगर आप सालों तक उसे सांसों में लेते रहें तो आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन बहुत टाइप का होता है। जैसे ओजोन लेयर का डिप्यूलेशन है, ओजोन लेयर जो धीमे धीमे खराब हो रही है, उसमें होल्स हो रहे हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो वो भी एक टाइप का क्या है, पोल्यूशन ही है। पोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो नहीं होना चाहिए था उसके बाद भी हो रहा है, और वो भी तब जब वो बहुत हार्मफुल है फॉर ह्यूमन हेल्थ, फॉर प्लांट लाइफ, फॉर एनिमल लाइफ, राइट। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहीं पे लिया है। क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर। अब अगर हम ओजोन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, और मान लो यहाँ पे सी लेवल है तो 10 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद और भी एरिया हैं, ठीक है, जिसमें जैसे सैटेलाइट रहता है वो भी एक एरिया है, जो अर्थ का सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसमें सैटेलाइट वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें भी जो इस स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो एरिया है इसमें प्रेजेंट होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है कि ये हमारे एरिया को एज ए इन्वेलप कवर करती है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनको ये पृथ्वी पे नहीं आने देती। पृथ्वी पे मतलब हमारी वाली रेंज में, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं आने देती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए पृथ्वी पे तो वो है, अर्थ की लेयर में ही है वो, लेकिन हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो उसमें आने से उसको प्रोटेक्ट करती है, उसमें आने से उसको रोकती है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट अबाउट 99.5% ऑफ सन्स हार्मफुल यूवी लाइट। जो यूवी रेडियंस जो हमारे जो सन से, सूर्य से डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस आ रही हैं उसमें यूवी भी आती है, तो लेकिन हमें जो दिखती है जनरली IR ही दिखती है, और विजुअल, जिसे हम विजुअल रीजन बोलते हैं, तो यूवी भी आती है, यूवी रेडिएशंस भी आती है, ठीक है, इसकी रेंज की भी रेडिएशंस आती हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर जिसने घेरा बना रखा है, हमारी इसको कवर कर रखा है, वो क्या करता है, उस यूवी लाइट को, उस यूवी रेडिएशन को नीचे नहीं आने देता है,
ठीक है, नीचे नहीं आने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लाइफ है वो ईजिली चल रहा है, क्योंकि यूवी रेडिएशन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि ये कांस्टेंट टाइम तक अगर ये बहुत छोटे अमाउंट में भी अगर ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन बॉडी पे गिरेगी तो ये स्किन कैंसर तक कर सकती है, वो भी बहुत ईजिली। तो सोचिए वो ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी को, हमारी लाइफ को मतलब इतनी डेंजरस रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, अगर उसी लेयर में होल होने लग जाए तो क्या होगा, वो रेडिएशन नीचे आने लग जाएगा और फिर ह्यूमन लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये जो पोल्यूशन है वो क्या है, आपका स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, मेरा पॉइंट इस ये क्वेश्चन का था, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ओके, ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ये ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे क्यों लिखा है। अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, और हमारे दिमाग में आता है कि ओजोन लेयर का एक ही काम है कि ओजोन है मतलब ओजोन लेयर बन रही होगी, मतलब वो हमको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि उसने कौन सा रीजन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में तो हम लोग ही रह रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में तो इंसान ही रह रहा है, तो उसमें तो वो हमको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हमको यूवी रेडिएशन से जो प्रोटेक्ट करता है वो करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और वो नीचे नहीं आने देती है यूवी लाइट को। तो ओजोन जो है वो दोनों जगह प्रेजेंट है। अगर वही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि वो हमको यूवी लाइट से, यूवी रेडिएशन से बचा रहा है। और अगर वही ओजोन अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो हमारे लिए एक पोल्यूशन का काम करेगा। पोल्यूशन का काम क्यों करेगा, क्योंकि ये जो ओजोन है ये सेकेंडरी प्रिकर्सर होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। फोटोकेमिकल स्मोक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था कि मतलब 15-20 दिनों तक लोग अच्छे से ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, कहते थे कि स्मोक हो गया है, पूरे में स्मोक हो गया है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि जो गैसेस हैं जैसे SO2 गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन गैस, ये सारे गैसेस जो सनलाइट की जो रेज थी उनसे रिएक्ट करके एक स्मोक क्रिएट कर लिया था, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और सिंस इतनी टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट थी जिसकी वजह से ब्रीथिंग में भी इशू हो रहा था, तो स्मोक को आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो ओजोन इस क्वेश्चन में बोला था कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंस ऑफ ओजोन का क्या रोल है, तो ये जनरेट कर देता है फोटोकेमिकल स्मोक को। फोटोकेमिकल स्मोक को, जो क्या है आपका सेकेंडरी प्रिकर्सर है फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो ये अभी हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओजोन का मतलब ये नहीं है कि ओजोन है तो केवल वो हमको यूवी लाइट से ही बचाएगा, यूवी लाइट से हमको बचाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन अगर वो ट्रोपोस्फेयर में है तो वो क्या करेगा, हमारा सेकेंडरी प्रिकर्सर का काम करेगा फॉर ये पोल्यूशन। पोल्यूशन कौन सा, फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, कुछ नीट के हैं, कुछ जी के हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आई थिंक जी का है और रिसेंट का ही है। ठीक है, नाउ इन स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट ऑफ द ओजोन फॉर्मेशन इज असिस्टेड बाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर बनी हुई है उसमें ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन करता है, किस तरीके से होता है। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो करता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन कैसे करता है कि जो भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन गैस पे यूवी लाइट जब गिरती है तो वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये फर्दर O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही ओजोन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या है, इन स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट ऑफ द ओजोन फॉर्मेशन इज असिस्टेड बाय यूवी रेडिएशन। राइट, आंसर इज सी। कैसे हो रहा है,
जो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जैसे ही उस पर यूवी लाइट डलेगी वो उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देगा। मतलब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसको फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देगा। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये एनोदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस टाइप से ये पूरी एक ओजोन की लेयर जनरेट हो गई है किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, वो है आपका पल्यूटेंट। और वो भी पल्यूटेंट दो टाइप के आप देखेंगे, एक होगा आपका गैसियस पल्यूटेंट, एक होगा आपका पार्टिकल पल्यूटेंट। मतलब पल्यूटेंट मैंने आपको बताया ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल हो जाएं और दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, उसके अलावा ये सारी समरी लेने के बाद अब हम देखेंगे अपना एक स्पेशल टॉपिक, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसमें आप देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन। ठीक है, तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में आप क्या देखेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, इन तीनों के ऑक्साइड्स देखेंगे, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स। देखिए इस स्लाइड में 3 से 4 क्वेश्चन है जिनमें 2-3 क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ठीक है, कैसे, अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अगर कुछ ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, अगर उसको जलाया जाता है तो वो SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फर प्रेजेंट है अगर उसको जलाया जाता है तो उससे जनरेट हो जाता है SO2। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये बहुत ही पॉइजनस होती है, केवल एनिमल्स के लिए नहीं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, किसी की भी बात कर लो, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अगर लो कंसंट्रेशन पे होती है, इवन इन लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती हैं डिजीजेज जैसे अस्थमा वगैरह, इनको क्रिएट कर सकता है। मतलब इसका थोड़ा सा छोटा कंसंट्रेशन भी जो है वो जो ब्रीथिंग इशूज़ होते हैं, जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लंग्स को ख़राब कर सकता है। ठीक है, अब अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये जो फ्लावर, जो कलियाँ होती हैं ना, उनमें इतना स्टिफनेस क्रिएट कर देता है कि वो गिर जाती हैं प्लांट से। मतलब प्लांट में जो छोटी छोटी कलियाँ वगैरह लगी होती हैं जो कभी फूल बन सकती हैं, फल बन सकती हैं या आगे वेजिटेबल में ग्रो हो सकती हैं, उनको भी ये एकदम से बिल्कुल स्टिफनेस क्रिएट कर देता है जिससे कि वो फाइनली गिर जाती हैं प्लांट से। तो ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टिफनेस इन प्लांट्स, स्टिफनेस इन फ्लावर बर्ड्स कौन सी गैस क्रिएट करती है, तो वो है आपका SO2 गैस। तो SO2 गैस के साइड इफेक्ट, पहला आपका क्वेश्चन है SO2 गैस कैसे बनेगी, ऐसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पे जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो बर्न करने पे उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट में अगर इसकी लो कंसंट्रेशन है तो ये ब्रीथिंग इशू, अस्थमा जैसी डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। तीसरा, ये रेडनेस, आँखों में रेडनेस, इचिंग और आंसू वगैरह ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब आँखों में इरिटेशन भी कर सकता है। नाउ इसकी हाई कंसंट्रेशन से फ्लावर की बर्ड्स जो हैं वो स्टिफनेस उनमें हो जाती है, मतलब वो फाइनली गिर जाती हैं। नाउ ये हो गया, ये हो गया बात आपका किसका, सल्फर कैसे बना और सल्फर का ह्यूमन हेल्थ पे और प्लांट लाइफ पे क्या क्या साइड इफेक्ट है। नाउ उसके बाद क्या बात है कि जो सल्फर है, जनरली सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया और ये बन गया SO2। सल्फर जो था ये ऑक्सीडाइज हुआ और SO2 बन गया। अब SO2 भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये कन्वर्ट हो सकता है SO3 में, पर ये जो SO2 से SO3 बनने का प्रोसेस है ये वैसे तो बहुत स्लो होता है। मतलब अगर इसे अनकैटलाइज्ड देखा जाए तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ये ऐसी प्रेजेंस में आ जाए, ऐसे एयर की प्रेजेंस में आ जाए जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, तो वो पॉल्यूटेड एयर इसके लिए कैटलिस्ट का काम कर देता है और ये जो ऑक्सीडेशन है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब इसके ऑक्सीडेशन को ये प्रमोट कर देता है।
ठीक है। तो अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इज स्लो प्रोसेस, बट अगर वो पॉल्यूटेड एयर की प्रेजेंस में आ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा कैटलाइज्ड हो जाएगा और ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो टॉक्सिसिटी या जो पोल्यूशन धीमे धीमे हो रहा था, अगर एयर ही पोल्यूट हो गई तो वो एयर अकेले पोल्यूट नहीं हुई है, वो और भी ऐसी रिएक्शंस को इनकरेज कर देगी, कैटलाइज कर देगी, जो और ज़्यादा पोल्यूशन को क्रिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और क्या तरीका है इसको ऑक्सीडाइज करने का। तो रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाई ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो रिएक्शन है SO2 की जो रिएक्शन है वो ओजोन से भी प्रमोट हो सकती है और आपके H2O2 से भी प्रमोट हो सकती है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला क्या है कि ओजोन, क्योंकि ओजोन आपके सिलेबस में है और ओजोन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओजोन SO2 के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो ओजोन SO2 को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी और SO3 बना देगी और बाद में उसके साथ एक O2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है। देखिए ओजोन कैसे बना था, ओजोन बना था O2 मॉलिक्यूल पे जब फ्री ऑक्सीजन आके जुड़ गया था तो उसने ओजोन मॉलिक्यूल बना लिया था। ये थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देती हूँ। देखिए ओजोन कैसे बना था, ओजोन कैसे बना था, O2 मॉलिक्यूल पे जब एक ऑक्सीजन आके मिल गया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में। देखिए O2 जो है वो फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ था यूवी रेडिएशन से और ये O फिर दूसरे O2 से कंबाइन होके O3 का फॉर्मेशन कर लिया था। अब ओजोन जो है उसमें O2 मॉलिक्यूल और फ्री ऑक्सीजन ईजिली हो सकता है। तो जब SO2 होती है, SO2 जब ओजोन से रिएक्ट करती है तो क्या होता है, इसका जो फ्री ऑक्सीजन है वो तो चला जाता है, SO3 बना देता है और O2 जो है वो गैस निकल जाती है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइप से ओजोन रिएक्ट करती है SO2 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। नाउ अब SO2 गैस H2O2 के साथ क्या करती है, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेती है। ये इस टाइप की रिएक्शन आप एसिड रेन में भी देखेंगे। जब आगे अभी आप एसिड रेन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे किस टाइप से सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्लाउड्स के साथ या मॉइस्चर या वाटर वेपर के साथ मिलके एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर जब वो बारिश, जो पानी, जो क्लाउड जब बरसते हैं तो वो एसिडिक नेचर में होते हैं, इसलिए उन्हें एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके क्या, सल्फर का ऑक्साइड, उसकी बात खत्म हो गई। सारे पॉइंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर का कैसे प्रोडक्शन होगा सल्फर के ऑक्साइड का, ऐसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पे जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। ठीक है। तो SO2 बन जाएगी। इसका लो कंसंट्रेशन जो है वो अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है और आंखों में इरिटेशन, रेडनेस, टीयर्स ये भी जनरेट कर सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्या, SO2 गैस। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमन हेल्थ को तो छोड़ दो, उसकी तो खैरियत नहीं, उसके अलावा जो जो फ्लावर की जो कलियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको भी ये स्टिफनेस, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस क्रिएट कर देता है कि वो भी जो है वो गिर जाती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, हमने देखा कि ये जो है आपका SO2 का जो ऑक्सीडेशन है वो SO3 में वैसे तो अनकैटलाइज्ड बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर ऐसी पोल्यूटेड एयर उसके सराउंडिंग में आ जाए तो वो उसको कैटलाइज कर देती है और ये ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये ऑक्सीडेशन ओजोन भी करा सकता है। ओजोन भी क्या कर सकता है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर सकता है और एक O2 मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता है। इस ऑक्सीडेशन को ओजोन भी करा सकता है। अब आपका जो SO2 है ये H2O2 के साथ भी रिएक्ट करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर सकता है जो एक एसिड है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके सल्फर की ऑक्साइड की बात। तो सल्फर का ऑक्साइड क्या है, एक टाइप का गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि एक गैस फॉर्म में ये एज ए पॉल्यूटेंट रह रहा है। ठीक है। SO2 आपका गैस है। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मेनली आप देखेंगे NO और NO2 वगैरह। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन से बने हुए उनके ऑक्साइड्स। अब ये बनेंगे कैसे, N2 और O2 गैस से, N2 और O2 गैस से। अब N2 और O2 गैस तो हमारे नेचर में एज इट प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इनको बना देना चाहिए था। तो देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट में
डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन दोनों गैसें प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, एज इट प्रेजेंट रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं। लेकिन कभी कभी जब लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है कि ये दोनों गैसें लाइटनिंग में इतनी ज़्यादा उनको हीट मिल जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है कि ये कंबाइन करके NO का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब ये जो NO है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और NO2 बना देता है। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और NO3 माइनस बना देता है। अब ये जो NO3 माइनस है, ये जो है वो वाटर के साथ हमारी जो मिट्टी है सॉइल में वॉश ऑफ हो जाता है और एज ए फर्टिलाइजर काम करता है। तो सी द ब्यूटी ऑफ नेचर कि अगर उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसके साथ एक सोल्यूशन भी रखा, जिससे कि जो बैलेंस है, जो पृथ्वी का बैलेंस है, अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, कि नेचुरली हमारा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस ऑक्सीजन लेनी है ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइटनिंग होगी, क्योंकि वो तो नेचुरल फिनोमेना है, लाइटनिंग होना नेचुरल फिनोमेना है, कभी कभी लाइटनिंग होगी तो वो क्या करेगा, NO बना देगा, बट ये NO धीमे धीमे ऑक्सीडाइज होके एक फर्टिलाइजर में बन जाएगा जो कहीं ना कहीं सॉइल के लिए काम करेगा। ठीक है, तो उसने प्रॉब्लम अगर क्रिएट की लाइटनिंग करके, तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका सोल्यूशन उसने अच्छा निकाला कि हमारी सॉइल के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया है। ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ह्यूमन बीइंग ने। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी जो गाड़ियां वगैरह हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें जब ये N2 और O2 जो फॉसिल फ्यूल जो होता है वो जब जलता है तो उसमें N2 O2 जो है वो भी जलता है और इतना ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिल जाता है कि वहाँ जनरेट हो जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पे जनरेट हो गया। अब ट्रैफिक वगैरह में आप देखोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसें निकल रही होती हैं ऑटोमोबाइल से, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आंखों में इरिटेशन वगैरह होती है, क्योंकि वहाँ पे ये NO वगैरह गैस निकल रही होती है। और ये जो N2O2 जो हाई टेम्परेचर जिसको मिल जाता है जब फ्यूल जलता है तो ये NO में बन गया। अब ये NO ऑक्सीडाइज होके NO2 में जनरेट हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल से इतना ज़्यादा, इतना हाई क्वांटिटी में ये बन रहा है ना कि इसका जो मतलब जिस तरीके से नेचर उसको रिसाइकिल कर ले रहा था फर्टिलाइजर में, पर यहाँ उसका ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये बन गया, अब बन तो गया ऑटोमोबाइल्स में या इंजन्स में, जो ट्रैफिक वगैरह में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उससे NO और NO2 जनरेट तो अब हो गया है। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम देख लो, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स पे भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आए हैं, इस हर लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है इसके हर लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला देखिए, ओजोन लेयर के लिए क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप से पूछा था कि व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO रिएक्ट विद ओजोन तब क्या होगा। तो जब NO ओजोन से रिएक्ट करेगा, देखिए ये जो ओजोन है जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ओजोन का काम मैंने जस्ट अभी SO2 में देखा, क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। ठीक है, उसमें SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो इसमें NO को NO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से आया था कि व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन देन N2 और O2 गैस फॉर्म। तो O2 गैस तो बनेगी लेकिन N2 गैस नहीं बनती है बल्कि NO2 बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे। नाउ ये तो प्रॉब्लम हो गई ओजोन लेयर के लिए। अब आंखों के लिए क्या प्रॉब्लम है, आंखों के लिए प्रॉब्लम यही है कि ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि आंखों में रेडनेस, इरिटेशन वगैरह ईजिली होने लग जाता है, मतलब आंखों के लिए बहुत हार्मफुल है। अब प्लांट की प्रॉब्लम देखिए, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच गैस कैन रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सी ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना को रिटार्ड कर सकती है। तो वो गैस क्या थी आपकी, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 की जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो ये क्या करता है, ये प्लांट्स की जो लीफ वगैरह हैं उनको डैमेज करने लग जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, उनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब उसकी रेट को ये इफेक्ट करता है क्या, NO2 गैस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद आगे हम कवर कर लें कि NO2 गैस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इसको रिटार्ड करता है। अब हेल्थ प्रॉब्लम क्या है,
सेम प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं वो किस जरिए से हमारी बॉडी में जाती हैं, सांस के थ्रू। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ अगर इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूटेड होगी तो ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन फिल्टर होके जाएगी, उसके साथ अगर SO2 गैस होगी वो भी जा सकती है, NO2 गैस प्रेजेंट होगी वो भी जा सकती है। तो हमारी जो जितनी भी ब्रीथिंग इशूज़ रहते हैं वो सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम इन टॉक्सिक गैसों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर इसको रिकॉल करना है तो इसका जितना भी क्वेश्चन है मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कि नॉर्मली क्या होता है, N2O2 प्रेजेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर कभी कभी लाइटनिंग होती भी है तो N2O2 क्या करता है, रिएक्ट करता है, NO का फॉर्मेशन कर लेता है, NO NO2 में बन जाता है, NO2 NO3 माइनस में बनेगा और फाइनली एक फर्टिलाइजर की तरह ये सॉइल में अच्छा काम कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब भी ऑटोमोबाइल इंजन में जब फ्यूल वगैरह जलता है तो उस केस में क्या होता है, उसको इतना हाई टेम्परेचर मिल जाता है कि N2O2 कंबाइंड होकर NO का फॉर्मेशन कर लेते हैं, NO फिर ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मेन प्रॉब्लम है कि ये जो NO और NO2 बन रहा है ये बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक कैसे है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ओजोन NO को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में, मतलब कहीं ना कहीं ओजोन को ये यूज कर रहा है, मतलब ओजोन लेयर को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो आंखों में बहुत इरिटेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन या रेडनेस वगैरह क्रिएट कर सकती है ये गैस। ठीक है, प्लांट के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो इतनी यूजफुल है पूरे एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको ही रिटार्ड कर दे रहा है क्योंकि ये पत्तियों को डैमेज कर देता है और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसको स्लो कर देता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए सेम प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग इशू, लंग्स प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ अब हमने देख लिया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपको बताए थे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स अभी हम आगे देखेंगे जिसमें हम CO और CO2 देखेंगे। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है CO2। ओके, उसके और हमने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स पे हम नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी हमारा उसी कैटेगरी में आते हैं, दीज आर ऑल्सो गैसियस। कार्बन का ये जो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कार्बन का कंबस्शन होता है, हम जानते हैं कि जैसे कार्बन है उसका जब भी कंबस्शन होता है तो वो कन्वर्ट होता है आपका CO2 मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर इसका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, मतलब ये कम्प्लीटली अगर बर्न करे ही ना, तो इसके इनकम्प्लीट कंबस्शन से आपका CO मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तब ये जनरेट होगा SO2 में। तो ये CO कैसे बना? बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही सीरियस इशू क्यों है? क्योंकि ये मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट में कंसिडर किया जाता है। इसका मेन कारण है कि ये ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक असर डालता है। क्यों? देखिए, हम जो भी एयर में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, जैसे ये आयरन है और ये यहाँ से पोरफायरिन मोइटीज से लगी रहती हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोटीन का जो है इमाडोजोल रिंग से जुड़ा रहता है और इसकी एक साइड यहाँ से आके जुड़ता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब यहाँ से आके जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन फिर क्या होगा कि लंग्स में इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये फर्दर चला गया हमारे और बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, फिर ये टिश्यूज़ में गया, उसमें क्या हुआ कि मायोग्लोबिन ने क्या किया कि ऑक्सीजन को ले लिया और फिर से ये फर्दर आगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब अगर आपके एनवायरनमेंट में CO मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर इन्वायरमेंट में CO मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और आपने एक साथ ऑक्सीजन CO को और O2 दोनों को इनहेल किया, तो आपका हीमोग्लोबिन से O2 बाइंड नहीं होगा बल्कि CO मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा, क्योंकि CO मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सोचिए अगर कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए O2 अगर कंबाइन हो रहा है तो स्टेबल बन रहा है, लेकिन अगर CO कंबाइन हो रहा है तो 300 गुना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो अगर ये दोनों कंपटीशन में आएंगे तो ऑब्वियस है कि CO जीतेगा। तो जब भी CO अगर मानो इन्वायरमेंट में है, टॉक्सिसिटी है, पॉल्यूशन में है और आपने उसे इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करने देगा और वो CO क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करने लगेगा, क्योंकि इसका जो है वो 300 ज़्यादा मोर स्टेबल ये बनाता है।
अब क्या हुआ कि धीमे-धीमे क्या होगा कि आपके ऑर्गन में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो धीमे-धीमे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो स्लोली क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, क्या आपका CO, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ हाईली पॉइजनस फॉर लिविंग बीइंग, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है क्योंकि इस ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन में ही ऑक्सीजन की डिलीवरी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ये बनता कैसे है, बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। अब उसके बाद ये अभी जो इन्वायरमेंट में ये कहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है जो ऑटोमोबाइल इंजन में जो जो एग्जॉस्ट होते हैं ना, मान लीजिए कार्बन की बर्निंग हो रही है, ठीक है, बर्निंग के बाद कुछ इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है जिसमें CO बन जा रहा है, और एग्जॉस्ट से क्या हो रहा है, वो बाहर निकल के हमारे इन्वायरमेंट में आ जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये धीमे धीमे इन्वायरमेंट में आ रहा है। तो प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, दिस इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। उसके अलावा जो जहाँ पे भी कार्बन जलेगा और कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे CO बन जाएगा। जैसे आप ये देखिए, जैसे आपका कंबस्शन ऑफ कोयले का जो कंबस्शन है, या फायरवुड या फिर पेट्रोल एक्सेट्रा, इनमें भी जो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाएगा कार्बन का, उनमें भी CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए रिसेंटली बहुत ज़्यादा केसेस न्यूज़ में भी आए थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़े बड़े टैंकर्स में तंदूर वगैरह को कैरी करते हैं, क्योंकि वर्कर्स होते हैं, उनका काम होता है कि बड़ी बड़ी जगह खाना वगैरह बनाना, तो तंदूर वगैरह को साथ ही लेके चलते हैं। तो उन्होंने उसी में उसको जला लिया था। तो अब कोयला अगर जलाएंगे और इतने बंद में उनका जो टैंकर होता है वो इतना क्लोज है, अगर आप क्लोज सिस्टम में अगर कोयला वगैरह जला रहे हैं तो कंबस्शन तो ऐसा नहीं 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से वहाँ पे CO मॉलिक्यूल भी हो सकती है, और इतने कम में अगर CO मॉलिक्यूल अगर आप थोड़े के टाइम के लिए भी उसे इनहेल कर लेंगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी को ब्लॉक कर देगा। इस वजह से काफ़ी मतलब डेथ का न्यूज़ भी आता रहता है कि इस जगह इस वजह से इतने लोग ख़त्म हो गए, क्योंकि उन लोगों को उतना आइडिया नहीं रहता है। उनको लगता है कि यहाँ सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन क्यों हो रहा है कि CO मॉलिक्यूल, CO गैस निकल रही है, और CO गैस निकल रही है वो धीमे धीमे तुम्हारी बॉडी से सारा ऑक्सीजन खत्म कर देगी, तुम्हारे ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जब ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, मान लीजिए अब आंखें हैं, आंखों को ऑक्सीजन की जरूरत है, आंखों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो क्या आईसाइट कम होने लग जाएगी। अब आपके सिर में ऑक्सीजन की प्रॉपर जरूरत है, सिर तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, चक्कर आने लगेगा। अब आपका हार्ट है, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। तो ये सब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देखिए दिस ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होती है, रिजल्ट्स इनटू द हेडेक, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो जाती हैं, ऑक्सीजन के। देखिए ऑक्सीजन सब कुछ है, कहते हैं कि हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, सांस तो लेंगे लेकिन सांस में ऑक्सीजन लेंगे तब जिंदा रहेंगे ना। अगर सांस लेने में हम CO इनहेल कर रहे हैं तो कितनी भी सांसें ले लो, जितनी ज़्यादा सांसें लोगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्योर ऑक्सीजन की। तो CO जो है ये बहुत ही ज़्यादा, जो ये आपका एयर पोल्यूटेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है कि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो 300 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मेन है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके CO की। अब हम इसके बाद बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल की बात हो गई। CO2 मॉलिक्यूल, अगर CO का ऑक्सीडेशन हो जाए तो CO2, और कंप्लीट कंबस्टन हो जाए कार्बन का तो CO2। तो CO2 गैस को तो हर ही कोई जानता होगा, आप जो भी चिमनीज वगैरह जलती हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह, जो काला काला धुआं निकलता रहता है, क्या है, कार्बन का कंबस्टन हो रहा है और CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, CO2 एज ए गैस में निकल रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स अमाउंट में जब इन्वायरमेंट में अवेलेबल था तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को निकालते हैं। इसीलिए तो एक रिसाइकिल प्रोसेस चल रहा है कि CO2 को वो लेके ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, हम CO2 निकाल रहे हैं। देखिए ह्यूमन और प्लांट के बीच में सही रिलेशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम O2 को ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो CO2 को ले रहे हैं, O2 को निकाल रहे हैं। तो अगर एक बैलेंस बना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, जो ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्सेस हो जाएगी। और CO2 की अगर एक्सेस होगी, तो एक्सेस तो हर चीज़ की खतरनाक होती है, तो ये तो टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो CO2 अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड
इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन। बिल्कुल, हम सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका CO2 गैस निकलती है, और अगर हम फ्यूल को बर्न करेंगे तब भी आपका CO2 गैस निकलेगी। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट वगैरह बनता है तब भी CO2 निकलती है। CO2 तो आपको नॉर्मली इन्वायरमेंट में देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 0.03% है, नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है 0.03, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी आप देख लेंगे आगे, ठीक है। तो CO2 किस किस से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन पता होना चाहिए। एक तो रेस्पिरेशन जो हम निकाल रहे हैं, फिर फ्यूल, फिर सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, उसके बाद जो लाइमस्टोन का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है सीमेंट प्रोडक्शन में वो, उसके अलावा जो ज्वालामुखी वगैरह फटता है इसमें भी एक्सेस में आपका CO2 निकलता है। देखिए, ज्वालामुखी फटना इसे नेचुरल फिनोमेना, उसमें जो भी CO2 निकलता है उतना तो हमारे प्लांट्स में कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंट में स्टडी वगैरह दिखाती है कि हमारी जो सॉइल है वो भी हमारे CO2 को एब्जॉर्ब करती है। सो हमारे CO2 को, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो भी क्या करती है, वो भी CO2 को एब्जॉर्ब करती है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसलिए सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब तो सॉइल की क्वालिटी भी नहीं रह गई, अब तो मिट्टी भी बालू बनती चली जा रही है, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गई क्या, प्रोडक्शन कैसे होगा। अब increased use of fossil fuel, a large amount of CO2 get released into the atmosphere। अब इतनी ज़्यादा फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में CO2 गैस को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। एक्सेस ऑफ CO2 की जो एक्सेस होगी इन द एयर इज रिमूव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं, एंड दिस मेंटेन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। एक लेवल को मेंटेन रखते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते हैं। लेकिन कितना लेंगे, पेड़ काट दो, मतलब जिनको CO2 लेनी है उनको काट दो सबको, ठीक है। मिट्टी को CO2 लेनी है, उसकी फर्टिलाइजर डाल डाल के उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर दो, मतलब जो CO2 ले सकते हैं उन सबको ख़त्म कर दो और एक्सेस में CO2 निकालते जाओ, तो कहाँ से मेंटेन रहेगा, बैलेंस तो रहना ही नहीं है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं CO2 से, एंड दे टर्न इमिट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जिसको हम लोग ले लेते हैं। नाउ प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। प्लांट तो काटते चले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को जलाते चले जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 के लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया एटमॉस्फेयर का। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो भी मेजर कंसर्न है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, सर्दी 10 दिन की रह गई है, सर्दी पड़ती नहीं है, टेम्परेचर 40-45 पे चला जा रहा है, मतलब ये समझो कि अभी ये हाल है कि गर्मी इतनी पड़ती है कि इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता उस टेम्परेचर को, ठीक है। और जो एक सीजन आते थे कि हाँ अभी सर्दी आ रही है, बरसात आ रही है, बरसात सर्दी, मतलब एकदम से पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है। तो ये सब क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को आप आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन है और इस पे अच्छा खासा चैप्टर है। जैसे ये देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो देखो सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी पे आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। तो अब ये सोलर एनर्जी जो है हमारी पृथ्वी पे आ रही है, तो क्या होता है कि 75% तक तो जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, इसको यूज करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे अर्थ को गर्म रख सके, वार्म रख सके। बाकी रिमेनिंग को क्या करता है, ये वापस भेज देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए कि मान लीजिए कि ऐसा हो कि जो भी एनर्जी है वो हमारा इन्वायरमेंट, जैसे क्या होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो भी सोलर एनर्जी आई, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम से एक गैसेस का पूरा एकदम से वो है, इन्वेलप है, ठीक है। वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है 75% तक, और उसके बाद उस अर्थ को गर्म करता है, ठीक है, हीट करता है, और उसके बाद बाकी सबको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्या मेंटेन बना रहता है। मान लीजिए सोलर एनर्जी को वो नहीं लेगा, हीट को नहीं लेगा, तो फिर इतनी ठंड पड़ेगी कि कुछ होगा ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं, मतलब होती ही नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं होता,
सब्जी नहीं होती, फ्रूट्स नहीं हो पाते हैं। तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है आपका क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या करता है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक टाइप का नेचुरल ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस क्या होते हैं, जो भी ठंडी प्लेसेस होते हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक कांच का पूरा एक हाउस जैसा बनाया जाता है और उसके अंदर प्लांट्स, फ्लावर या जो भी है वेजिटेबल्स वगैरह उनको ग्रो किया जाता है। तो जब भी सोलर एनर्जी आती है तो वो क्या होती है, जैसे ही आई उसने प्लांट को और सॉइल को क्या किया, गर्म किया, वार्म किया, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके उस काबिल बनाया उसको। उसके बाद जब वो रेडिएट या रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो वो ग्लास से टकराती है और कांच क्या करता है कि कांच उसको पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्शियली वापस कर देता है। मतलब कांच क्या कर रहा है, वो ग्लास हाउस क्या कर रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है। जो एनर्जी वापस जा रही थी, जो हीट वापस जा रही थी, उसको ट्रैप कर रहा है एक टाइप से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है कि टेम्परेचर मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जो जितनी देर तक तो सोलर एनर्जी आई तब तक मिट्टी और प्लांट जो है वो कोई दिक्कत नहीं हुई, वार्म रहे, फोटोसिंथेसिस करते रहे। उसके बाद जब वो जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उसने ग्लास ने क्या किया, उसको ट्रैप कर लिया, मतलब और टाइम तक उसको होल्ड करके रखने की कोशिश की, जिससे क्या हो कि वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन बना रहे और प्रोसेस होती रहे। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो भी एक नेचुरल ग्रीन हाउस है। क्या करता है कि जब भी सोलर एनर्जी आती है उसको जितना चाहिए होता है उतना वो लेता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर लेता है और कुछ को ट्रैप भी कर लेता है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये है, जिसे आप नेचुरल ग्रीन हाउस बोलोगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, कुछ को ट्रैप कर लेता है, सन एनर्जी को, जिससे कि वो उसको बाद में वार्म अप रख सके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है एक्सेस CO2। मान लीजिए बहुत ज़्यादा CO2 या बहुत ज़्यादा ऐसी गैसेस हैं जो ये कैपेसिटी रख रही हैं, मतलब रेडिएशन को ट्रैप करने की कैपेसिटी रख रही हैं। अगर ये गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो जो रेडिएशन वापस जा रहा होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उनको ये ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करने की वजह से ये हमारी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उनको इंक्रीज कर रही है, मतलब हमारी अर्थ को और ज़्यादा वार्म कर रही हैं, गर्म कर रही हैं, मतलब जो भी नेचुरल प्रोसेस था उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें जिस तरीके से बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्या होता है कि 75% तक सोलर एनर्जी जो है वो हमारा अर्थ एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा जो भी होता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और जो उसने एब्जॉर्ब किया है उससे हमारी पृथ्वी को वो गर्म रखता है। ठीक है, नाउ उसके अलावा क्या है कि जो भी अब गैसेस, जो भी पोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, इस सोलर एनर्जी को जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा था उसको ट्रैप कर ले रही हैं। कौन ट्रैप कर रहा है, जैसे आपका CO2 हो गया, आपका मीथेन गैस हो गई, आपकी ओजोन गैस हो गई, आपकी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, वाटर वेपर हो गए, ये क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कांच जो ग्रीन हाउस में जो ग्लास क्या कर रहा था, उसको सोलर एनर्जी को ट्रैप कर ले रहा था, वैसे ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। अब ये गैसेस अगर थोड़े बहुत अमाउंट में है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैप कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गैसेस इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गई हैं, जैसे CO2 इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इसका अमाउंट कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है और हमारे अर्थ को जो एक बैलेंस था उसको डिस्टर्ब करके ज़्यादा वार्म कर रहा है। इसलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल फिनोमेना मैंने आपको बताया कि ग्लास हाउस क्या होता है, ग्लास हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पे वेजिटेबल्स या इन सबको ग्रो करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ग्लास का हाउस बनाना होता है, जिससे जो रेडिएशन आए सॉइल को, प्लांट को वार्म करे। उसके अलावा जब वो वापस जाए, रिफ्लेक्ट हो तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो, पार्शियली उसको ग्लास ट्रैप कर ले। अब जैसे वहाँ पे कांच है, अब हमें कांच ने नहीं घेर रखा है, हमको ग्लास ने नहीं घेर रखा है, बल्कि हमको एक एटमॉस्फेयर, एक गैसियस के बड़े से बैंड ने घेर रखा है, सराउंड कर रखा है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, वो उसको ट्रैप कर रहा है। अब ट्रैप करने में अगर थोड़ा बहुत गैसेस ट्रैप कर रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी गैसेस जो उसे ट्रैप करती थी जैसे CO2, मीथेन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएशन को वापस नहीं जाने दे रही हैं, उसको ट्रैप कर ले रही हैं, जिससे हमारे अर्थ को नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा वार्म कर रही हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है आपका, CO2।
CO2 इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेस की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन में तो ये था कि मीथेन और CO2 में कौन ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग मतलब दिखाएगा, कौन ज़्यादा, तो उसमें भी आपका मीथेन जीतेगा, क्योंकि इसका एक पैरामीटर होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेस CO2, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इवन ये उतना ज़्यादा ट्रैप नहीं करेगा, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, नाउ मीथेन, वाटर वेपर, NO2 गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको दिमाग में रखना है, N2O एंड CFC एंड ओजोन। ठीक है, तो ये क्या है आपका कुछ गैसेस है, जैसे CO2, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रियोन्स भी बोलते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे, और उसके अलावा आपका ओजोन। ठीक है, ये हो गई, यहाँ तक बात हो गई आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डेफिनेशन समझ ली, कौन कौन सी गैसेस क्रिएट करती है, ये पूरी लिस्ट है जो गैसेस क्रिएट करती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका क्या, मीथेन। देखो, मीथेन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम CO2 की बात कर चुके हैं। हमने जब कार्बन के ऑक्साइड्स पढ़े उसमें मैंने CO2 आपको वैसे ही बता चुकी हूँ। CO2 कैसे प्रोडक्शन होता है, ये कंप्लीट कंबस्शन होता है कार्बन का, किस किस से CO2 गैस निकलती है, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट वगैरह से, हम लोग भी निकालते हैं CO2 गैस। CO2 गैस को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारे प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सब मैंने आपको बताया CO2 के बारे में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीथेन। मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होगा, बर्निंग ऑफ वेजिटेशन, जो भी वनस्पति वगैरह होती है, जो कहते हैं कि जंगलों में आग लग गई और इस टाइप से, तो जो भी वेजिटेशन होती है, जो वनस्पति वगैरह होती है, इसमें जब ये जलती है तो उस टाइम पे भी आपका क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है। जलने के अलावा अगर ये सड़ने लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी अपना वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है, तो वेजिटेबल वेस्ट को अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल वेस्ट था वो क्या था, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन था, पॉल्यूटेंट था। ठीक है, मतलब नेचर उसको धीमे धीमे खुद डिग्रेड करके ख़त्म कर देती है। तो जो जब वो डिग्रेड हो रहा होता है तो उस टाइम पे गैस निकलती है, मीथेन गैस। तो अभी क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जगह पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में एक प्लांट टाइप का लगाया गया है कि अपना अपना वेजिटेबल वेस्ट आप उसमें डालते हैं, और उसमें वो नेचुरल होता रहता है डिकम्पोज, और उससे जो एक गैस बनती है उसको एक चैम्बर के थ्रू, मतलब लोग अब उसको कुकिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसे नेचुरल गैस भी बोलेंगे, नेचुरली बन रही है वो, उसके कुकिंग में यूज किया जा रहा है। तो मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेशन के जलने से तो होता ही है, उसके अलावा उसके सड़ने से भी होता है। सड़ना मतलब कि वही बायोडिग्रेड हो रहा है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको खा के क्या कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, सड़ाने के बाद उसमें मीथेन बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स मतलब ये एक टाइप का वही है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर सड़ रही है तो वहाँ पे गैस निकल रही है, तो ये पैडी फील्ड्स हो गया। ये क्वेश्चन आया था मीथेन प्रोडक्शन का, ये क्वेश्चन आया था कि मीथेन प्रोडक्शन मतलब कहाँ पे होता है, उसमें 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन था पैडी फील्ड्स वाला, तो उसका आंसर यही था। तो आप ये नहीं है कि मैं बस बता रही हूँ हो गया, ये कोई ऐसे थ्योरी पार्ट नहीं है, ये सारा जो भी है ये लाइन बाई लाइन कहीं ना कहीं क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तो मीथेन का प्रोडक्शन वेजिटेशन के जलने से, उनके सड़ने से, गलने से, या पैडी फील्ड्स, कोल माइंस जो होती है, कोयले की खानें वगैरह होती हैं, जनरली इनमें जो लोग जाते हैं वो पूरा एकदम से मास्क वास्क लगा के पूरा प्रोटेक्ट करके, क्योंकि इनमें मीथेन गैस बनती रहती है। ठीक है, तो कोल माइंस वगैरह में जनरली कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आग भी लग जाती है, तो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस जो है वो धीमे धीमे नेचुरल फिनोमेना से बन चुकी होती है। तो अगर आप खुदाई करोगे तो आप नीचे जाओगे तो हाँ, तो वो गैस तो होगी ना उसमें। ठीक है, और गार्बेज डंप जो एक होता नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारा कचरा लाके डाल दिया जाता है, बड़ा सा ढेर बन जाता है, तो वहाँ पे भी सफोकेशन रहता है, वहाँ पे भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता रहता है। और फ्यूल के जलने से तो हो गई, क्योंकि फ्यूल तो कोई भी गैस बना देगा। तो ये था समरी इस चीज़ का कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन कैसे होगा, जो मैंने आपको बताया, वेजिटेशन के जलने से, उनके सड़ने से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, नाउ
लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज इन पैडी फील्ड्स, कोल माइंस, और जो गार्बेज डंप वगैरह होते हैं इनमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके मीथेन की। तो हमने मीथेन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका CFC। तो यहाँ से अपनी बात करेंगे किसकी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो भी ये जो थे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस में CO2 था, हम पढ़ चुके हैं। CH4 है, जस्ट अभी पढ़ा। CH4 कौन कौन सी जगह से बनेगा, प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। अब है आपका क्या, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इससे भी क्वेश्चन आया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पहली बात तो ये मैन मेड है, मतलब हम नहीं बनाया है, इंसानों नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया भाई मैंने नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाया है। कहते हैं ना कि खुद के लिए ही कुआं खोदा है, क्योंकि ये जो CFC है ये मेन रोल प्ले कर रहा है ओजोन डिप्लेशन में। और ओजोन लेयर अगर खतरे में पड़ेगी तो जीवन तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि UV रेज इतनी खतरनाक है कि वो सर्वाइव नहीं करने देंगी। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं माहौल तो बहुत ख़राब हो ही गया है पोल्यूशन पे। बहुत सारे लोग काफ़ी कैंपेन भी चला रहे हैं। अभी जैसे सॉइल के लिए सदगुरु ने कैंपेन चलाया था, तो मतलब ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये मैन मेड है, इंडस्ट्री में बनाया गया है। जो एसीज वगैरह होते हैं, जो AC वगैरह चलते हैं या फ्रिज वगैरह, इनसे ये निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, CFC इज ऑल्सो डैमेजिंग द ओजोन लेयर। जैसा मैंने आपको बताया, ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो CFC कैसे निकलता है, मैन मेड है, इंडस्ट्री में बना हुआ है, मतलब। और उसके अलावा जो फ्रिज वगैरह हैं, इनसे AC वगैरह, इनके कंडेंसर वगैरह से ये CFC निकलती थी। अब शायद बंद हो गया है, उसका एक दूसरा कोई अल्टरनेटिव वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना डेंजरस है कि ओजोन लेयर को पूरा डैमेज कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। अभी आप जस्ट आगे देखेंगे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये किस टाइप से ओजोन लेयर को खराब कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसका डिफिलेशन कर रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखिए आगे जाके UV रेडिएशन है, स्ट्रेटोस्फेयर में UV रेडिएशन है, वो इजीली क्या करता है कि कंपाउंड को फ्री रेडिकल में तोड़ सकता है। और फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है। चेन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक बार स्टार्ट हुई, बाद में इनिशिएट होने के बाद प्रोपोगेशन होगा, और जब तक उसका टर्मिनेशन स्टेप ना आ जाए तब तक वो चलती रहती है। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ये रहता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी चेन रिएक्शन जो कराई जाती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ये रहता है। तो सोचो ऐसी चेन रिएक्शन जो नेचुरली हो रही हो तो वो कितनी खतरनाक होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो CFC का जो है किस टाइप से ओजोन लेयर डिप्लेशन कर रहा है, वो भी आप आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जो इसमें ये रहा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें आप सारी लाइन में जो भी आपके ग्लोबल वार्मिंग गैसेस थे वो आप देख रहे हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, ये नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, इट अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट्स में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि N2 और O2 ने मिलके NO बनाया, NO2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और वो फिर NO3 माइनस में कन्वर्ट होकर फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इसी टाइप से जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ही आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी नेचुरली इन्वायरमेंट में बन जाता है। लेकिन देखिए बनेगा सब, लेकिन उनकी छोटी छोटी क्वांटिटी जिसे इन्वायरमेंट खुद ही बैलेंस कर रहा है, नेचर खुद ही बैलेंस कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो चीज़ एक्सेस में हो जा रही है। जैसे अब CO2 है, अगर CO2 एक्सेस में नहीं होती, उतना ज़्यादा नहीं निकल रही होती, जितना उसकी लिमिट है उससे कई आगे जा चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमारे प्लांट्स उसको हैंडल कर ले रहे थे, हमारी सॉइल उसको हैंडल कर ले रही थी। लेकिन जब एक्सेस में हो रहा है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण बन रहा है। ठीक है, CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, क्योंकि वो अब इतना ज़्यादा एक्सेस में है, प्लांट कम हो गए हैं, वो बढ़ गया है, तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए in recent years their quantities have increased significantly due to use of chemical fertilizer and by burning of fossil fuel। मतलब रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं उनमें यूज होने की वजह से और जो फ्यूल वगैरह ज़्यादा बर्न होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है।
और कंटिन्यू ये धीमे धीमे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने की वजह से ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है मतलब जो रेडिएशन को वापस जाना होता है उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने की वजह से मतलब उस हीट को ट्रैप कर रहा है। हीट को ट्रैप कर रहा है मतलब हमारी जो अर्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रख रहा है। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा कंसर्न इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा अर्थ गर्म होता चला जाएगा, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो ठंडी कम आएगी। ठंडी कम आएगी वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग तो अब एसी चला रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है अगर अर्थ इतना ज़्यादा गर्म होगा और वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। ग्लेशियर अगर पिघलने लग गए तो सोच रहे हो महाप्रलय, मतलब जैसे आपका जो याद ही होगा जो केदारनाथ वाला प्रलय आया था वो तो क्या ही खतरनाक था। तो समझ रहे हो कि अगर ग्लेशियर पिघलने लग गए और इस टाइप से एकदम से बल्क में पानी आने लग गया तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे नेचर को डिस्टर्ब कर रही है। हमारे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। जो एक सॉलिडनेस जो उसमें रहती है वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे, ग्लेशियर तो बर्फ़ ही है ना, गर्म रहेगा अगर पृथ्वी तो वो पिघलेंगे ही ना, जमेंगे कैसे, और पिघलेंगे तो फिर बाढ़ ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो हो गया क्या, हमने पढ़ लिया नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप से वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल सकती हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस। देखिए अभी एक स्टडी आई थी वो ये भी बताती है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उस ग्लेशियर्स के नीचे बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो उनके नीचे ही रहें तभी तक ठीक है। जैसे अभी एक वायरस आ गया कोरोना वायरस, कुछ कहते हैं मैन मेड है, कुछ कहते हैं नेचुरल है, जो भी हो, लेकिन था तो खतरनाक ना, लाइफ को तो उसने इतना खतरे में डाल दिया था ना। तो सोचो अगर ऐसे वायरस अगर ग्लेशियर्स में हैं और अगर ग्लेशियर पिघलेंगे और वो अगर इस टाइप से फैले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से जब ये सब होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ती है या साइकिल डिस्टर्ब होता है तो बहुत ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ती हैं। ठीक है, चाहे वो वायरस फॉर्म में हो, बैक्टीरिया फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो धीमे धीमे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि मीथेन प्रोडक्शन दोबारा आ गया। नहीं, एक्चुअली जो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। यस, मैं आपको मीथेन प्रोडक्शन वहाँ पे मैंने बता दिया है। मीथेन प्रोडक्शन कैसे होगा मैं आपको बता चुकी हूँ, वो यहाँ पे फिर से आ गया है क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में नहीं उसको हाईलाइट किया था, यहाँ पे उसको डिटेल में हाईलाइट किया है। ठीक है, CFC मैन मेड है, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। ठीक है, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O। ठीक है, कैसे बनेगा, नेचुरली आपका क्या था ये मैंने आपको बताया कि नेचर ने मेंटेन करके रखा था, लेकिन अभी क्या है इसको डिस्टर्ब हो गया है ये। ठीक है, और ये वार्निंग है, मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे फ्लड आ सकता है। ठीक है, आइस पिघल सकती है। ठीक है, बहुत सारी ये वार्निंग है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपकी अदर प्रॉब्लम्स हैं जैसे मैंने आपको बताया डेंगू, मलेरिया। ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई थिंक अब काफ़ी क्वेश्चंस ही हैं इसके। देखिए ये जो मैंने अभी सेक्शन अभी कवर किया आपके एयर पोल्यूशन में, आपके ऑक्साइड्स को जो कवर किया, इनमें क्वेश्चंस मर्ज होके आए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसमें 4 अगर पॉइंट्स हैं तो वो अलग अलग टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूरे को कवर किया है, फिर उनके क्वेश्चंस को लिया है। अब क्वेश्चंस को देखेंगे तो सारा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following statements is not correct about the कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया क्या है, ऑक्साइड है कार्बन का। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड, ये बात तो सच है। हमारे ब्लड में हमारी जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारी लंग्स से ले जाके पूरी बॉडी में उसको पहुंचाती है। अगर CO प्रेजेंट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 300 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो हमारी हीमोग्लोबिन से CO बाइंड होने लग जाएगा और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लग जाएगी।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसी हीमोग्लोबिन जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जुड़ गया हो, उसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज योर आंसर। आंसर इज बी। ये बोल रहे हैं कि CO हीमोग्लोबिन जो है वो लेस स्टेबल है, बल्कि ये गलत बात है, 300 गुना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन, सही बात है, इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से ही बनता है। अगर आपका कार्बन का कंबस्टन हो रहा है और वो कंप्लीट ना हो पाए तो वो CO पे रुक जाता है, अगर कंप्लीट होगा तो CO2 बना लेता है, ये भी सही है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यट सही बात है, CO जब जुड़ता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी, क्योंकि नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा था। ठीक है, नाउ among the following the one that is not green house gas, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, यस ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी है, N2O भी है, SO2 नहीं है। SO2 आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SO2 का कुछ आप रोल देखेंगे ना, वो देखेंगे एसिड रेन में। एसिड रेन में क्या होता है कि आपका जो SO2 है, ये जब भी क्लाउड या मॉइस्चर वगैरह से कंबाइन हो जाता है तो ये क्या करता है, H2SO4 बना लेता है, और वो जब बारिश होती है तो वो एसिडिक होती है, तो वो H2SO4 एसिड है। तो ये आप एसिड रेन में देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में इसका कोई हाथ नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपका CO2, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन, आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फ्रियोन्स के नाम से भी दे देंगे, शायद क्वेश्चन में भी आप आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड into the atmosphere both due to natural and human activity। मतलब इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड्स है जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि N2O2 जब कंबाइन होकर जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो NO तो बनता है, NO बनता है, NO ऑक्सीडाइज होकर NO2 भी बना लेता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है N2O में। N2O ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो NO2, NO और N2O तीनों है, केवल N2O5 ऐसा है जिसका कोई हाथ नहीं है। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 का है, और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2019 का है। तो ये क्वेश्चन आपके नीट के हैं। सीधा का सीधा आप देखोगे ना, सीधा लाइन से क्वेश्चन है, मतलब NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन है। ठीक है, और कैलकुलेशन नहीं है। चैप्टर पढ़ा होगा तो करोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप कितना भी सोचोगे नहीं होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर CO, इनमें से कौन सा जो है वो CO के लिए सिंक का काम करेगा? मतलब हमारे CO अगर इन्वायरमेंट में है उसको सोखने का काम कौन करेगा? हमारे ओशियन, हमारे समुद्र CO को पिए जाएंगे क्या? नहीं। हमारे प्लांट्स? नहीं। हीमोग्लोबिन अगर CO के लिए सिंक का काम करने लग गया तो फिर इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अगर इन्वायरमेंट से CO को ख़त्म करने के लिए हम इनहेल करने लग जाएं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो CO ही रह ले। ठीक है, तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। हमारी जो मिट्टी है उसमें ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस CO को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंट में जो सदगुरु ने कैंपेन चलाया था सेफ सॉइल का, मैं भी उसका पार्ट थी। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई सदगुरु, मैं उसे बहुत मानती हूँ, सदगुरु को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो देखिए सॉइल की क्वालिटी गिरती चली जा रही है। सॉइल में जो होना चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे केचुए वगैरह हम लोगों को पहले देखने को मिलते थे, अब नहीं देखने को मिलते हैं। पहले हम लोग जब जाते थे तो केचुए वगैरह देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और धीमे धीमे सॉइल बालू बनती चली जा रही है। तो अगर सॉइल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो वो सॉइल मतलब CO के लिए सिंक का काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मिट्टी काम नहीं कर रही है, वो बालू काम नहीं कर रही है सिंक का। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी जो लाइफ्स हैं उसके अंदर, वो CO को सिंक करने का काम कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसका मेन एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि CO हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और उस खतरे को ही अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि वो इनके लिए काम की चीज़ है। ठीक है, नाउ
Which of the following is responsible for depletion of the ozone layer in the upper strata of the atmosphere? Okay, मतलब एटमॉस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें जो ओजोन डिप्लेशन का काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ, CFC। यहाँ पे फ्रियोन्स करके लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे फ्रियोन्स भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में मतलब हेल्प नहीं करते, डिप्लेशन करते हैं, मतलब गलत काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, मैकेनिज्म हम इसका आगे देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे एक बार उनको देख लेते हैं। पॉलीहेलोजेंस, पॉलीहेलोजेंस मतलब जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन मॉलिक्यूल हो। ठीक है, जैसे आपका CCl4, क्लोरोफॉर्म, टेट्रा, आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ये इनमें कोई रोल प्ले नहीं करते। फेरोसिन, फेरोसिन क्या होते हैं, एक टाइप के ये सैंडविच कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है। फ्लोरीन्स जो हैं वो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, जैसे C60 वगैरह, इनका भी कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। ठीक है, नाउ अबाउट 20 किलोमीटर एबव द अर्थ, पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर, ये सी लेवल से देखा जाता है। ठीक है, देयर इज एन ओजोन लेयर, मतलब एक ओजोन लेयर प्रेजेंट है। हमने आपको बताया था कि 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू? ओजोन और ओजोन लेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज बेनिफिशियल टू अस, इट स्टॉप्स यूवी रेडिएशन। यस, अगर आपका ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को रोकता है। अगर यूवी रेडिएशन पृथ्वी पे आ जाएगा तो स्किन कैंसर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो कोरोना आया था तो मास्क लगा के घूमना पड़ता था, यूवी रेडिएशन आ जाएगी तो यूवी के चैम्बर में घूमना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, जिससे वो उस अंदर न जाए चैम्बर के। ठीक है, तो वो तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, जब मास्क ने इतना परेशान कर दिया तो वो तो क्या ही करेगा। ठीक है, तो अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है और हमारे यूवी रेडिएशन को रोकता है। लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फीयर में, हमारे इन्वायरमेंट में है, तो वो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि वो फोटोकेमिकल स्मोक जो एक पल्यूटेंट है, एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसके लिए सेकेंडरी प्रिकर्सर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन बेनिफिशियल है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को रोकता है। तो आंसर इज ए करेक्ट। नाउ इसमें ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन तो वही है, ओजोन इज ए ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, सही बात है, नहीं गलत बात है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन बीच में है ना, इस पर लॉन पेयर होते हैं तो ये रिपेल करते हैं। ठीक है, और दिस इज हार्मफुल, ओजोन इज हार्मफुल, इट स्टॉप्स यूजफुल रेडिएशन, नहीं ये यूवी को रोकता है, यूवी यूजफुल नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन आपका जी का है, कौन सी साल का है ये, शायद मैं नहीं, इधर मैंने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जी का है। द ग्रीन हाउस गैसेज इज एंड आर, कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं? ठीक है, CO2 है, हाँ CO2 है। ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में कोई हाथ नहीं दे रहा है, बल्कि ये तो हमारे लिए मतलब जिंदगी है। वाटर वेपर, यस वाटर वेपर है। और मीथेन, यस। तो आपका CO2, आपका वाटर वेपर, आपका मीथेन, मतलब ACD, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट भी लिख दी है। नाउ द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन मे बी लीड टू, कौन सी गैस निकलती है जब भी वेजिटेशन का डिग्रेडेशन होता है, तो कौन सी गैस निकलती है? मैंने आपको बताया है मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस का काम क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग या फिर कैंसर वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका, ये भी शायद जी का क्वेश्चन है। देखिए, जो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें जी का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन कुछ नहीं होता। अगर वो क्वेश्चन आपकी NCERT लाइन से है तो आज जी में कल नीट में हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन रहती है या फिर बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और NCERT से डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके अगर पूछ लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जी लेवल का है, ये नीट लेवल का है। लेकिन अगर NCERT की लाइन से है तो वो सेम ही है। और ये ऐसा चैप्टर है
जो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या था कि वो गैस जो वेजिटेशन के डिग्रेडेशन से निकलती है वो कौन सी गैस है और उसका क्या मतलब रोल है, तो वो मीथेन गैस है और मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग और कैंसर पैदा कर सकती है, ठीक है। नाउ अमंग द गैसेस, आपको ये गैसेस दिए हुए हैं, द गैसेस डेट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें केवल ये O2 ऑक्सीजन गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बाकी सब आपका CO2 ले लो, आपका वाटर वेपर ले लो, CFC ले लो, ओजोन ले लो, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, केवल ऑक्सीजन को छोड़ देना है। तो ये हुआ टॉपिक आपका वाला ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड रेन देखेंगे और उसके काफ़ी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। एसिड रेन के बहुत क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो कंबाइन होके पूछे हुए हैं, जो पूरे चैप्टर को ही समराइज कर लेते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।